दोस्तों, आज की कहानी है एक साकिब नाम के लड़के की। साकिब जो बिल्कुल सीधा साधा लड़का था, किसी की भी बातों और बहकावे में आ जाता था। उसके अंदर चालाकी और छल कपट जैसी कोई बात थी ही नहीं। एक रोज़ साकिब अपने घर में बाथरूम के अंदर नहा रहा था। सुबह का वक्त था, उसे ऑफिस जाना था। अचानक ही अपने बाथरूम के अंदर साकिब ज़ोरों से कमर के बल गिरा, जिसकी वजह से उसकी कमर में थोड़ी चोट आ गई। किसी तरह साकिब खड़ा हुआ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। वो अपने बाथरूम में इधर उधर बार बार अपनी नज़र दौड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ देखना चाहता है, या फिर बाथरूम के अंदर उसे किसी चीज़ की मौजूदगी पता चल रही हो। उसके बाद अचानक ही नल से पानी गिरने लगा। साकिब ने वो नल बंद कर रखा था, लेकिन अचानक ही नल कैसे खुल गया उसे कुछ नहीं पता। साकिब ने तुरंत ही नल बंद कर दिया। इस वक्त साकिब थोड़ा डर रहा था। वो तुरंत ही अपने बाथरूम से बाहर निकल गया। साकिब अपना नाश्ता कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी बाथरूम के ऊपर ही जमी हुई थी। फिर साकिब घर से ऑफिस के लिए निकलने लगा, लेकिन फिर अचानक ही वो पीछे पलटा और बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर देखा तो अंदर सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद साकिब अपने ऑफिस चला गया। उसने अपने दोस्तों से बताया जो भी कुछ उसके साथ हुआ था, कैसे वो बाथरूम में फिसल कर गिर गया और फिर नल का पानी अपने आप चलने लगा। उसके दोस्त उसकी ये बातें सुन करके उसका मजाक उड़ाने लगे। अब उसी दिन शाम के वक्त साकिब अपने घर लौट आया। वो रात का डिनर कर ही रहा था कि अचानक ही उसके घर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कि कोई कुछ बोल रहा हो। आवाज़ बहुत ही हल्की थी, इस वजह से साकिब कान लगाने लगा कि आखिर आवाज़ क्या आ रही है। लेकिन फिर वो आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर साकिब सोने के लिए अपने रूम में चला गया और 2-4 दिन तक वो आराम से अपने घर में रहता रहा। लेकिन फिर अचानक ही एक बार फिर से एक रोज़ साकिब अपने घर में सो रहा था। अचानक ही वही आवाज़ फिर से उसके कान में आने लगी, जैसे कि उसके घर में कोई बोल रहा हो। अब साकिब अपने रूम से बाहर निकला तो उसको वो आवाज़ थोड़ी साफ और क्लियर सुनाई देने लगी। उसके घर से आवाज़ आ रही थी, पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा। यह आवाज़ सुन करके साकिब को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। उसका दिल घबराने लगा, उसके चेहरे पर पसीना आ गया। और फिर अचानक ही उसके घर में रखी हुई डिनर टेबल किसी ने उठा करके पलट दी। ये देख करके साकिब की एक ज़ोरदार चीख निकल गई। उसके घर में रखी हुई सभी सामान अपनी ही जगह पर रखे रखे हिलने लगी। सभी सामानों की आवाज़ आ रही थी। ये सब देख करके साकिब के हाथ पैर कांपने लगे। और फिर अचानक ही उसके घर में एक ज़ोरदार हवा चली, जिसकी वजह से घर में अलमारी पे रखा हुआ सभी सामान नीचे फर्श पर गिर गया। और फिर अचानक ही वो हवा बिल्कुल शांत हो गई और वो आवाज़ आना भी बंद हो गई। घर के अंदर बिल्कुल शांति का माहौल बन गया। दरअसल बात कुछ ऐसी थी, साकिब दिल्ली शहर में काम किया करता था। साकिब हमेशा से दिल्ली में अपना एक घर लेना चाहता था। साकिब ने दिल्ली में काफ़ी पैसा कमा लिया था, इस वजह से साकिब ने एक घर लेने का फ़ैसला किया। उसने प्रॉपर्टी डीलर से बात करी, उसने उसे कुछ घर दिखाए। काफ़ी घर देखने के बाद साकिब को एक घर पसंद आ गया। अब साकिब ने उस घर को ख़रीदने के लिए डाउन पेमेंट कर दी। उसके बाद साकिब ने अपना एक जिगरी दोस्त, जिसका नाम गुलशन कुमार था, साकिब ने गुलशन कुमार से बताया कि मैं ये घर ख़रीद रहा हूँ। गुलशन कुमार ने उससे बताया, अरे यार, मैंने तो इस घर के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। लोगों का कहना है कि इस घर के अंदर पुष्पा नाम की एक आत्मा रहती है। इससे पहले जिसने इस घर को ख़रीदा था, पुष्पा ने उसको मार डाला था। गुलशन की बातें सुनकर साकिब हंसने लगा और कहने लगा, क्या इस ज़माने में भी तो आत्माओं पर विश्वास करता है? मैंने इस घर की डाउन पेमेंट कर दी है और अगले हफ्ते ये घर मेरा होगा। गुलशन बोला, तू मेरा एक अच्छा दोस्त है, तेरे साथ कुछ गलत ना हो, इस वजह से मैंने ये बात तुझसे बता दी। लेकिन अब साकिब अपनी सभी जमा पूंजी उस घर को ख़रीदने पर लगा चुका था। इस वजह से वह बहुत ज़्यादा पछता रहा था। पूरी रात पुष्पा की आत्मा ने साकिब को परेशान किया। अगले दिन सवेरे उठते ही वो तुरंत ही गुलशन कुमार के घर पहुंच गया। साकिब ने गुलशन से सारी बात बताई और उससे बोला, अब तू ही इस चीज़ से मुझे छुटकारा दिला।
एक आत्मा के लिए इतनी आसानी से मैं अपना घर तो नहीं छोड़ सकता। तुझे पता ही है मैं अपना सारा पैसा लगा चुका हूँ इस घर को ख़रीदने में। उसके बाद गुलशन साकिब के साथ उसके घर पे पहुँच गया और उसके घर के आसपास के सभी लोगों से गुलशन ने बात करनी शुरू की। और उस आत्मा के बारे में जिसको भी थोड़ी भी मालूमात होती थी, गुलशन उससे ही बातें करने लग जाता था। देखते ही देखते अब शाम हो चुकी थी। शाम के वक्त वो लोग एक ऐसे घर पे थे जिस घर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बीमार बूढ़ा बुजुर्ग पड़ा हुआ था एक खाट पर। और उस घर के लोग पुष्पा के बारे में गुलशन से बात कर रहे थे। अचानक ही उनकी बातें वो बूढ़ा शख्स सुन रहा था और उसने गुलशन को इशारे से अपने पास बुलाया और गुलशन से कहा, बेटे मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें इस आत्मा से छुटकारा दिला सकता है। गुलशन ने कहा, बताओ बाबा कौन है वो आदमी। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, गोदराज। गोदराज को तलाश करो बेटा। गुलशन ने कहा कि गोदराज हमें कहाँ मिलेगा। उस बूढ़े आदमी ने बताया, यहाँ से तुम 10 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ जाओगे तो वहाँ पर एक पुराना सा गांव पड़ेगा। उस पूरे गांव को पार कर जाना तो तुम्हें एक बड़ा सा दरिया दिखेगा। उस दरिया को पार करने के बाद एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल के ही अंदर गोदराज की गुफ़ा है। वो उसी गुफ़ा में रहता है। लेकिन भूल कर भी रात के वक्त उस जगह बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो जिंदा वापस नहीं आओगे। अब अगले दिन ही साकिब और गुलशन गोदराज को ढूंढने के लिए रवाना हो गए। किसी तरह ढूंढते हुए उन्हें वो गांव मिल गया जिस गांव के बारे में उस बूढ़े आदमी ने बताया था। उसके बाद उन्होंने वो पूरा गांव पार कर लिया। पूरा गांव पार करने के बाद उन्हें वो दरिया भी मिल गया। फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से उन्होंने उस दरिया को भी पार कर लिया और उस जंगल में पहुंच गए जिस जंगल में गोदराज की गुफ़ा थी। गुफ़ा को ढूंढते ढूंढते उन्हें दोपहर के 3 बज चुके थे। शाम होने ही वाली थी और उन्हें उस बूढ़े शख्स की बात भी याद आ रही थी कि रात के वक्त उस जंगल में उन्हें रुकना नहीं है। लगभग 3:30 बजे गुलशन को एक ऐसी जगह दिखाई पड़ी जो देखने में एक गुफ़ा जैसी थी। गुलशन उस गुफ़ा के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अंदर 2-4 पत्थर फेंक करके देखा कि कोई जंगली जानवर तो अंदर नहीं है। लेकिन फिर अचानक ही अंदर से कोई बाहर आया जिसके काफ़ी बड़े बड़े बाल थे। देखने में चेहरा भी बहुत ज़्यादा डरावना था। आंखें एकदम सुर्ख लाल रंग की नज़र आ रही थी। बदन पर सिर्फ एक काले कलर की धोती थी। गले में बहुत सारी मोतियों की माला। गुलशन को देखते ही बहुत ज़ोरों से चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम? डर के मारे गुलशन ने सिर्फ इतना ही बोला, मुझे गोदराज से मिलना है। वो आदमी एक बार फिर से गरजती हुई आवाज़ में बोला, हाँ मैं ही हूँ गोदराज, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? अब गुलशन ने उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया, लेकिन गोदराज उस आदमी को नहीं जानता था। फिर गुलशन ने उस आत्मा के बारे में गोदराज से बताया। उस आत्मा की बात सुनते ही गोदराज बहुत ही गौर से पूरी बात को सुनने लगा। पूरी बात सुनने के बाद गोदराज बोला, आज नहीं 2 दिन के बाद मैं तुम्हारे इस शहर में ही आऊँगा। जो जगह तुमने मुझसे बताई है उस जगह पर मुझे मिल जाना। अब वो दोनों वहाँ से वापस आ गए। 2 दिन के बाद साकिब और गुलशन उसी घर के सामने टहल रहे थे जहाँ वो बाबा आने वाला था। सवेरे के 9-10 ही बजे थे कि अचानक ही गोदराज उनको आता हुआ नज़र आया। उन दोनों ने गोदराज को वो घर दिखाया। गोदराज घर के अंदर गया। उसने चारों तरफ घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया। उसके बाद वो घर से बाहर आ गया। कहने लगा, अभी यहाँ कुछ नहीं कर सकते, रात होने का इंतज़ार करना होगा। अब वो लोग रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात के जब 11 बज गए उसके बाद गोदराज उठ कर के आया और उसने घर के बीचों बीच एक बड़ा सा दिया रखा और उसको जला दिया। गुलशन और साकिब दोनों से कहा, एक दूसरे का हाथ ज़ोरों से पकड़ के बैठो, और उन दोनों के चारों तरफ एक बड़ा सा सर्कल बना दिया और ख़ुद भी उसी सर्कल के बीच में आकर बैठ गया और कहने लगा, जब तक मैं ना कहूँ इन रेखाओं से बाहर मत निकलना। अगर डर लगे तो अपने आँख और कान बंद कर लेना, लेकिन इन रेखाओं से बाहर मत निकलना। एक दूसरे को ज़ोरों से पकड़ कर बैठो। वो दोनों ही समझ चुके थे कि अब यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है। अब गोदराज ने अपने थैले से एक नारियल निकाला। उस नारियल पर उसने एक काला धागा लपेटा
और उस दिए के पास रख दिया और फिर घूर घूर कर उस नारियल को ही देखता रहा। कुछ देर में वो नारियल ज़ोरों से घूमने लगा और फिर उस घर के अंदर से अचानक ही किसी की ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आने लगी। फिर गोदराज कुछ मंत्र पढ़ने लगा और किसी को बुलाने लगा। वो शायद पुष्पा की आत्मा को ही बुला रहा था। फिर अचानक ही घर के अंदर से एक बार फिर से वही आवाज़ आई, पुष्पा पुष्पा पुष्पा। ये आवाज़ें सुनकर उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, लेकिन गोदराज चिल्लाकर बोला, डरना नहीं, चुपचाप यहीं बैठे रहो। एक बार फिर से गोदराज पुष्पा की आत्मा को बुलाने लगा, लेकिन घर के अंदर से सरकता हुआ एक सर आया। वो सर एक औरत का सर था जिसमें लंबे लंबे बाल थे और वो सर उस दिए के पास आकर के रुक गया। अचानक ही उस कटे हुए सर की आंखें खुल गईं, जिसको देखकर गुलशन की बहुत ज़ोरों से चीख निकल गई। साकिब भी ज़ोरों से चिल्लाने लगा, लेकिन गोदराज उनसे भी ज़ोरों से चिल्लाया और दोनों को चुपचाप बैठने को कहा। उसके बाद गोदराज ने उस कटे हुए सर से बोला, क्या कर रही है तू इस घर के अंदर? इन लोगों को क्यों परेशान कर रखा है? क्या परेशानी है तेरी? अगर तुझे कोई परेशान कर रहा है तो मुझसे बता, लेकिन इस घर को खाली छोड़ दे। और फिर पुष्पा का कटा हुआ सर अचानक ही उस सर से रोने की आवाज़ आने लगी। कुछ देर में पुष्पा बोली, मेरे शरीर को मेरे सर से मिला दो, मैं इस घर को छोड़ दूंगी। गोदराज ने चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है तेरा शरीर? फिर पुष्पा बोली, मेरे नौकर ने मेरा गला काट कर इस घर के नीचे दफन कर दिया और मेरे शरीर को घर के पीछे बगीचे में दफन कर दिया। इस घर को खोद कर मेरा सर निकाल कर बगीचे में मेरे शरीर के साथ उसे दफना दो। मैंने अपना बदला अपने नौकर से ले लिया, उसे जान से मार के। फिर गोदराज बोला, कौन है तुम्हारा नौकर और उसने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? पुष्पा बोली, हरे राम नाम था मेरे नौकर का। वो मेरा घर अपने नाम करवाना चाहता था और उसने ऐसा कर भी दिया। उसके बाद उसने मुझे मारकर इसी घर में मेरा सर दफना दिया और घर के पीछे बगीचे में मेरा शरीर दफना दिया। लेकिन मैंने भी उसे इस घर में रहने नहीं दिया। मैंने उसे और उसकी बीवी दोनों को मार दिया। के बाद गोदराज बोला, हमें बताओ कि इस घर को कहाँ से खोदना है। अचानक ही पुष्पा का सर धीरे धीरे सरकते हुए घर के अंदर की तरफ जाने लगा। देखते ही देखते वो सर बाथरूम के अंदर चला गया और कहीं गायब हो गया। फिर गोदराज ने कहा, हमें इस जगह की खुदाई करनी होगी। गुलशन और साकिब ने उस जगह की खुदाई करनी शुरू कर दी। थोड़ा सा खोदने के बाद ही उन्हें वहाँ से एकदम गला हुआ सर मिला। उस सर को उठा करके वो लोग किसी तरह बगीचे तक लेकर आए। उसके बाद योगराज ने बगीचे में एक निशान लगाया और उन दोनों से कहा कि इस जगह की खुदाई करो। जब गुलशन और साकिब ने उस जगह की खुदाई करी तो वाकई में वहाँ पर एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी। उन दोनों ने उसी लाश के पास उस सर को रख करके ऊपर से मिट्टी डाल दी। उसके बाद गोदराज कहने लगा, मुझे जाना होगा, आज के बाद ये आत्मा कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी, अब तुम इस घर में आराम से रह सकते हो। उसके बाद साकिब सालों साल उस घर में रहता रहा, लेकिन उसके साथ कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।